हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं संतोष कुमार बोल रहा हूँ, सीनियर एजुकेटर न्यू एज कोचिंग से। और आज मैं आपके बीच में फिर से मौजूद हूँ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर लेकर के, जिसका नाम है मानव संसाधन। मानव संसाधन आप समझते हो ना इसे, ह्यूमन रिसोर्स। तो जैसे हम लोगों ने पहले भी बात की है रिसोर्सेज में, तो नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं हम लोग, तो उसमें क्या आता है? जमीन, मिट्टी, पानी, हवा, मिनरल्स। लेकिन ह्यूमन बीइंग, हम सब लोग खुद भी एक बहुत बड़े रिसोर्स हैं। कैसे? क्योंकि ये तो मनुष्य ही है ना जो इन चीज़ों को काम के लायक बनाते हैं, इन चीज़ों को उपयोग के लायक बनाते हैं। तो हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स हैं। और हमारा नाम क्या है? हमारा नाम है ह्यूमन रिसोर्स। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स सब्जेक्ट, ये जो शब्द है, ये पहले भी सुना होगा। जब भी किसी फैक्ट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी डिपार्टमेंट में, किसी बड़े से ऑफिस में बात होती है कि भाई एक ऐसा आदमी चाहिए जो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सारे लोगों के काम करने पर नज़र रखे, उनको समय समय पर ट्रेनिंग दे, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नए एम्प्लॉय रिक्रूट करे, एम्प्लॉय को प्रमोट करे, एम्प्लॉय की फैसिलिटीज़ का ख्याल रखे। तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? HR मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ह्यूमन बीइंग को रिसोर्स के तौर पर कैसे देखते हैं, मानव एक संसाधन के रूप में कैसे है, और मेरे ख्याल से तो ये सबसे इम्पोर्टेंट संसाधन है। उस चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों, ये जो है ये चैप्टर नंबर 2 है। बिहार बोर्ड के जो बच्चे 9th क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी किताब है हमारी अर्थव्यवस्था भाग A, उसका चैप्टर नंबर 2 मानव एक संसाधन। तो पहले पेज पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि मानव संसाधन क्या है। क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है? क्या यह लैंड या लेबर के बराबर है या उससे अधिक है? अच्छा, मानव पूंजी क्या है? ह्यूमन कैपिटल। क्या यह रुपया, पैसा अथवा डॉलर के समान है या उससे अधिक है? तो बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसकी न्यूनतम आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। आप इसमें भी देख रहे होंगे ना कि काफ़ी साल पहले जब न्यूनतम आवश्यकता की बात होती थी तो लोग सिर्फ लिखते थे रोटी, कपड़ा और मकान। आज के समय में हमने इसमें 2 शब्द और जोड़ दिए हैं और सब जगह ये एक्सेप्ट भी किया जा रहा है, वो है एजुकेशन और हेल्थ। ये भी हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट, इसेंशियल रिक्वायरमेंट में है। तो पिछले चैप्टर में हमने एक गांव की कहानी के माध्यम से उस गांव के साधनों का जिक्र किया था, उसके बारे में चर्चा की थी। और उन साधनों में से एक साधन था साहस, है ना, याद है आपको? साहस उत्पादन का एक सक्रिय साधन के रूप में माना गया है। और यह साहस कोई निर्जीव चीज नहीं बल्कि सजीव है जो मानव के रूप में जाना जाता है। साहस कौन करता है? कौन डेयर करता है? कौन इंटरप्रेनर है? कौन उद्योग लगाता है? कौन जोखिम उठाता है? वी आर द ह्यूमन बीइंग। हम लोग ही तो साहस करते हैं ना। इसलिए मानव ही उत्पादन का मूल सूत्रधार है। जिस प्रकार बिना चाबी के ताला नहीं खोला जा सकता, उसी प्रकार बिना मानव के उत्पादन प्रक्रिया या विकास कार्य नहीं प्रारंभ की जा सकती। उत्पादन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मानव को संसाधन के रूप में जाना गया है। और इस संसाधन को मानवीय पूंजी के रूप में भी हम जान सकते हैं, अर्थात मानव ही समस्त संसाधनों में सर्वोपरि है। टॉप मोस्ट पोजीशन किसकी है? ह्यूमन बीइंग की है। तो वर्तमान में मानवीय संसाधन को मानवीय पूंजी भी कहा जाता है, क्योंकि यह उत्पादन क्रिया का प्रमुख अंग अथवा स्रोत है। अब इस बात के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं कि किसी देश के विकास के लिए समुचित रूप से संसाधन का प्रयोग होना चाहिए और होना ही चाहिए। संसाधन का अत्यधिक उपयोग हेतु मानवीय पूंजी का, ह्यूमन बीइंग का, ह्यूमन रिसोर्स का मजबूत होना बहुत जरूरी है। मानवीय पूंजी मुख्यतः भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, सूचना तकनीक एवं प्रबंधन इत्यादि पर निर्भर करता है, जबकि संसाधन हमारे भौतिक पूंजी की ओर, फिजिकल कैपिटल की ओर इशारा करते हैं। तो इस आधार पर भौतिक और मानवीय पूंजी में हम लोग अंतर देख सकते हैं। मानवीय पूंजी
सजीव और सक्रिय होता है ना, वो लिविंग थिंग है और एक्टिव है, जबकि भौतिक पूंजी निर्जीव एवं निष्क्रिय होता है। भौतिक पूंजी को उत्पादक और उसे सक्रिय करने में मानव पूंजी की अहम भूमिका है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मनुष्य में छिपी हुई क्षमता को प्रखर करने के लिए उसे मजबूत करना नितांत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से हम लोग इस चैप्टर में मानव पूंजी के विभिन्न आयामों पर, डिफरेंट डायमेंशंस पर डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। तो इस चैप्टर के माध्यम से मानवीय पूंजी को कैसे समृद्ध किया जाए, कैसे इनरिच किया जाए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मानवीय पूंजी जितना समृद्ध होगा उतना ही देश और राज्य की प्रगति के साथ साथ में मानव का जीवन स्तर ऊंचा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि मनुष्य एक संसाधन के रूप में, एक रिसोर्स के रूप में अगर इस्तेमाल हो रहा है या व्यावहारिक उपयोगिता है तो आखिर कैसे है। मनुष्य संसाधन के रूप में इसका अर्थ है कि देश की कार्यशील जनसंख्या का कौशल और योग्यताएं। हमारे देश में अगर ह्यूमन रिसोर्स की बात हो तो हम ह्यूमन रिसोर्स किसे कहेंगे? ये जो हमारे देश की जनसंख्या है वही तो है हमारी ताकत, वही हमारे देश को मजबूत बना सकती है, वही जनसंख्या हमारे देश को कमजोर बना सकती है। अगर ये जनसंख्या पढ़ी लिखी होगी, ट्रेंड होगी, क्वालिफाइड होगी तो हमारा देश तरक्की करेगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि देश की कार्यशील जनसंख्या का कौशल और योग्यता। कार्यशील जनसंख्या का मतलब क्या? हम अपने देश की जनसंख्या में छोटे बच्चों को नहीं जोड़ सकते और उन बुजुर्गों को भी नहीं जोड़ सकते जो रिटायर हो चुके हैं। तो हमारे देश की कार्यशील जनसंख्या क्या हुई? वो जनसंख्या जिसमें लोगों की उम्र 18 साल से लेकर के 60 साल के बीच में है, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके अंदर अनुभव भी हो रहा है, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो अभी भी काम कर सकते हैं, जो फिजिकली एक्टिव है ना। तो जब व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादक के सृजन में अधिक योगदान करने की दृष्टि से योग्यताएं और कौशल प्राप्त कर लेते हैं तो वे संसाधन बन जाते हैं। अगर कोई आदमी पढ़ लिख करके, ट्रेनिंग लेकर के, ऊंची डिग्री लेकर के, प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल करके लायक बन जाता है, देन हम लोग उसे कह सकते हैं कि ही इज ए रिसोर्स। और अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, तो हम उसे रिसोर्स नहीं गिनेंगे, वो तो कहीं ना कहीं लायबिलिटी है, कर्ज है। तो वे संसाधन बन जाते हैं। अर्थात जब किसी व्यक्ति में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के रूप में निवेश किया जाता है तो वह प्रशिक्षण, दक्षता और कौशल हासिल कर लेता है, तो वह व्यक्ति राष्ट्र की संपत्ति बन जाता है। ऐसी स्थिति में वह संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वास्तव में अशिक्षित, अप्रशिक्षित, अज्ञानी, अकुशल एवं अस्वस्थ तथा कमजोर व्यक्ति की अपेक्षा शिक्षित, प्रशिक्षित, कुशल, ज्ञानी और विशिष्टता प्राप्त व्यक्ति की उत्पादकता अधिक होती है और अर्थव्यवस्था की चतुर्मुखी विकास में इसका योगदान, इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। अच्छा बच्चों, एक बात मैं डायरेक्टली तुम्हें एड्रेस करना चाहता हूं, तुमसे कहना चाहता हूं, आप सब स्टूडेंट से, कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम एक महत्वपूर्ण संसाधन हो? यू आर वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, जिसे शिक्षा प्रदान कर एक महत्वपूर्ण मानवीय पूंजी के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और हम शिक्षा के द्वारा, इस शिक्षा के द्वारा तुम देश के उत्पादन में क्षमता के केंद्र में रहोगे। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक या शिक्षक के रूप में एक महत्वपूर्ण संसाधन का अंग बन करके देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाओगे। तो तुम बच्चों, तुम स्टूडेंट्स पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ना। तो जिस प्रकार एक देश अपने भौतिक संसाधनों को कारखाने के माध्यम से भौतिक पूंजी में परिवर्तित कर देता है, उसी प्रकार छात्र रूपी मानव संसाधन को अभियंता, डॉक्टर, शिक्षक, वकील इत्यादि रूपों में परिवर्तित कर देता है। अर्थात मानव को संसाधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए उसमें निवेश की आवश्यकता पड़ती है। निवेश का स्वरूप क्या है? भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ हम एक चित्र में देख रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ लिख करके, ट्रेनिंग लेकर के कौन कौन सा काम कर रहे हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक डॉक्टर का चित्र है, एक टीचर का चित्र है, एक इंजीनियर का चित्र है और एक बिजनेसमैन का चित्र है। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे भौतिक और मानवीय पूंजी की।
बच्चों, अब तक तुमने मानव संसाधन के रूप में पढ़ा और उसके महत्व को समझा है, परंतु मानव पूंजी भौतिक पूंजी से किस प्रकार भिन्न है, अब हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। भौतिक पूंजी एवं मानव पूंजी दोनों ही निवेश का परिणाम है, परंतु दोनों के बीच कुछ एक बेसिक डिफरेंसेस हैं, जिसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि क्या क्या अंतर है मानवीय पूंजी में और भौतिक पूंजी में। मानवीय पूंजी तथा भौतिक पूंजी दोनों निवेश इन्वेस्टमेंट का परिणाम होती है, लेकिन दोनों के बीच में कुछ अंतर है जो ऐसे है। भौतिक पूंजी में भौतिक पूंजी उत्पादन का निष्क्रिय पैसिव रिसोर्स है, जबकि मानवीय पूंजी उत्पादन का एक्टिव रिसोर्स है, सक्रिय साधन है। भौतिक पूंजी मूर्त रूप में होती है, टेंजिबल होती है, जिसे हम बाजार में ले जा सकते हैं। मानवीय पूंजी अमूर्त होती है, इनटेंजिबल होती है, हम इसे बाजार में बेच नहीं सकते, लेकिन हम इसकी सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। कुछ मानवीय पूंजी की सेवाओं को हम खरीद या बेच सकते हैं, पूंजी को नहीं बेच सकते, उसकी सर्विसेज को खरीद या बेच सकते हैं। भौतिक पूंजी को इसके स्वामी, जो इसके ऑनर होते हैं, उससे अलग कर सकते हैं, जबकि मानवीय पूंजी को इसके स्वामी से अलग नहीं किया जा सकता। सपोज करो कि तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो मैं तुम्हारी सर्विस ले सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे टैलेंट को, तुम्हारे अंदर जो इंजीनियरिंग की प्रतिभा है, इसे क्या मैं तुम्हारे अंदर से अलग कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। भौतिक पूंजी देश के अंदर पूर्णतः गतिशील होती है, इट इज परफेक्टली मोबाइल, व्हेयरएज मानवीय पूंजी पूर्णतः गतिशील नहीं होती, ये नॉट परफेक्टली मोबाइल होती है। यह राष्ट्रीयता, नेशनलिटी और कल्चर से जुड़ी हुई होती है, उससे बाधित भी होती है, उसके विकास से इसका विकास होता है, उसमें अगर डिग्रेडेशन हो तो इसे दिक्कत भी आती है। भौतिक पूंजी में समय के साथ में लगातार प्रयोग होने से इसमें डेप्रिसिएशन होता है, इसका मूल्य कम होता है, जबकि मानवीय पूंजी में उम्र बढ़ने के साथ साथ इसमें ह्रास हो सकता है, क्योंकि मनुष्य उम्र बढ़ने के साथ में जैसे जैसे उम्र दराज होता जाता है, तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी में, फिजिकल पावर में थोड़ी सी कमी हो सकती है, लेकिन शिक्षा तथा स्वास्थ्य में लगातार निवेश से हम इसकी भरपाई कर सकते हैं। और उम्र बढ़ने के साथ साथ में मनुष्य अनुभवी तो होता जाता है, ये भी एक बात है। भौतिक पूंजी से इसके स्वामी को निजी लाभ होता है, प्राइवेट बेनिफिट होता है, जबकि मानवीय पूंजी से इसके स्वामी को कोई भौतिक लाभ होता तो है, इसके साथ साथ समाज को भी सामाजिक लाभ मिलता है। ये बात इस तरीके से है बच्चों कि जैसे अगर आप सब पढ़ लिख करके बड़े आदमी बनोगे, सफल आदमी बनोगे, तो उस चीज़ की वजह से आपकी योग्यता और काबिलियत के हिसाब से आपको बड़े बड़े जॉब ऑफर मिलेंगे, आप मजबूत बनोगे, आपका घर मजबूत बनेगा, और आप जैसे और भी सारे स्टूडेंट्स अगर इसी तरीके से सक्सेसफुल होंगे तो हमारा समाज मजबूत होगा, राज्य मजबूत होगा, देश मजबूत होगा ना। अब बात आती है मानवीय पूंजी निर्माण अथवा मानवीय साधनों के विकास के बारे में, डेवलपमेंट। इसमें हम लोग HRD की भी बात कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। तो मानव का संसाधन के रूप में परिवर्तन शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, सूचना तकनीक, इन्हीं सब के द्वारा होता है। पूंजी के दो रूप होते हैं, भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी। उत्पादन बढ़ाने के लिए जब मशीन, औजार, उपकरण, फैक्ट्री की इमारतें, कच्चा माल, इन सब का प्रयोग करते हैं तो ये भौतिक पूंजी कहलाता है। लेकिन जब हम ज्ञान कौशल के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा मनुष्य का उपयोग करते हैं तो यह मानव पूंजी कहलाता है। तो बच्चों, मानव पूंजी के स्रोत क्या क्या हो गए, एक बार फिर से रिवाइज करो। तो ये है भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, सूचना तकनीक, प्रबंधन, मैनेजमेंट, है ना। भोजन, मनुष्य को जीवित और स्वस्थ रखने के लिए शरीर को भोजन देना आवश्यक होता है। जब मनुष्य भूखा होगा तो वह पेट भरने की चिंता के अतिरिक्त अन्य मानसिक स्तर की क्रिया नहीं कर सकेगा। अतः भोजन मानव संसाधन का एक प्रमुख, उसकी सबसे प्रमुख आवश्यकता है। वस्त्र, जब मनुष्य को भोजन की पूर्ति हो जाती है तो वह शरीर ढकने के लिए कपड़े की मांग करता है। मनुष्य के लिए वस्त्र भारत जैसे बदलते मौसम वाले देश में भी एक आवश्यक मांग है। ये एक अलग बात है कि ठंडी जगह में अधिक वस्त्र और गर्म अथवा सामान्य मौसम की जगह में कम वस्त्र, कम ड्रेसेज की आवश्यकता होती है।
तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो है आवास, रेजिडेंस। मनुष्य की तीसरी अनिवार्य मांग सर छिपाने के लिए आवास अर्थात घर है, जिसमें मनुष्य अपने आप को बदलते मौसम में सुरक्षित रख सकता है। तो स्वास्थ्य की बात करें अब हम यहाँ पर, भोजन वस्त्र आवास की बात तो हो गई, स्वास्थ्य की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, ट्रेनिंग की बात करेंगे, आईटी और मैनेजमेंट की भी बातें करेंगे। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ये सब हम लोग काफी समय से पढ़ते आए हैं, बचपन से जानते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सच्ची बात है, ये कोरी कहावत नहीं है। मनुष्य का अच्छा स्वास्थ्य ही उसकी सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है और इसमें खर्च कर बढ़ोतरी करना मानव को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देना है। एक स्वस्थ व्यक्ति अन्य सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा निश्चित रूप से अच्छा काम करता है, ज्यादा काम करता है ना, और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंततः स्वास्थ्य पर व्यय मानव पूंजी के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब हम बात करें एजुकेशन की। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा वह माध्यम है जिससे व्यक्ति मानव पूंजी के रूप में समृद्धि पाता है, इसलिए व्यक्ति अपने विकास और देश के विकास को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर व्यय करता है। जिस प्रकार कंपनियां एक निश्चित लाभ को प्राप्त करने के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय करती हैं, उसी प्रकार शिक्षा मानवीय पूंजी की क्षमता बढ़ाकर अधिक उत्पादक बना देती है। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इन्होंने शिक्षा को मानव पूंजी के रूप में समृद्ध करने के लिए प्राथमिक शिक्षा को नागरिक का मूल अधिकार बनाने पर जोर दिया, और मैं भी इस बात का पुरजोर समर्थन करता हूं कि भारत के हर नागरिक को प्राथमिक शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए और इसकी जिम्मेवारी पूरी तरीके से सरकार की बनता है, सरकार की व्यवस्था की बनती है। विगत वर्षों में आर्थिक विकास के बाद भी भारत में शिक्षकों की संख्या में, शिक्षितों लिटरेट लोगों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो सकी है। जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है कि 1951 में 18.3 व्यक्ति, उसमें पुरुषों का जो प्रतिशत था वो 27.2 था और महिलाओं का 8.9 था। 1961 में 28.3 व्यक्ति और पुरुषों का 40.4, महिलाओं का 15.3, और ये टेबल बढ़ते बढ़ते जब हम देखते हैं 2001 ईस्वी की बात, तो यहाँ पर भी जो व्यक्तियों का, लोगों का परसेंटेज है वो 65.4 ही है, जिसमें पुरुषों का परसेंटेज 75.9 है और महिलाओं का 54.2 है। तो बच्चों, जब तक ये परसेंटेज, व्यक्ति वाला जो परसेंटेज है, ये 90% से ऊपर नहीं दिखता, 95% से ऊपर नहीं दिखता, और पुरुष और महिलाओं इन दोनों का परसेंटेज 90% नहीं दिखता, तब तक तो मुझे इस चीज़ की कोई खुशी या संतोष की भावना नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर साल, हर 10 साल के अंतर पर इसमें जो चार्ट में दिखाया जा रहा है, तो ये प्रतिशत बढ़ तो रहा है, लेकिन जैसा हम चाहते हैं, जैसी इस देश की ज़रूरत है, उस हिसाब से देश में शिक्षित लोगों का परसेंटेज नहीं है और महिलाएं अभी भी इसमें पीछे चल रही हैं। तो देश की साक्षरता दर में प्रति दशक वृद्धि तो हुई है, लेकिन महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक साक्षरता रही है, और ये जो फैक्ट है कि महिलाओं के प्रति पिछड़ी विचारधारा को परिलक्षित करता है कि कहीं ना कहीं अभी भी हमारे देश के शहरों में, गांव में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षा के सही मौके नहीं दिए जा रहे हैं। और इन सब बातों पर आप बच्चों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि भविष्य में जब आप बड़े हो जाओगे, आपकी शादी होगी, तो आपको अपनी बच्चियों के साथ में, गर्ल चाइल्ड के साथ में ऐसा कोई अन्याय नहीं होने देना है। उन्हें लड़कों के बराबर ही शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हैं, और हमें भारत में पुरुषों और महिलाओं में अधिक से अधिक शिक्षा प्रसार के लिए हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए, बिल्कुल संकल्प लेना चाहिए। अब बात आती है ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण की। शिक्षा के द्वारा हम सभी सिर्फ किताबी ज्ञान बढ़ा पाते हैं, और इस ज्ञान को कौशलता के साथ जोड़ने के लिए मनुष्य को विशेष ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। जब किसी खास काम करने के लिए विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, तो उसे तकनीकी ज्ञान से जोड़ते हैं। आधुनिक युग में बढ़ते हुए मांग को देखते हुए प्रशिक्षण की आवश्यकता और बढ़ गई है, क्योंकि हमें विश्व के बाजारों के बीच में अपने को कुशल साबित करना है। देयर इज ए pressure to perform, there is a pressure to
स्टे कॉम्पिटिटिव विद द वर्ल्ड। अगर दुनिया के साथ में कदम से कदम मिलाकर के चलना है, दुनिया को एक टक्कर देनी है, अपनी पहचान देनी है, तो हमें अपने आप को कुशल साबित करना ही होगा। वी विल हैव टू प्रूव। भारत में मानवीय पूंजी निर्माण अथवा मानवीय साधनों का विकास, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया। तो बच्चों अभी से 5-7 मिनट मैंने पहले कहा था ना कि वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो वो टॉपिक अब आ गया है। भारत की विकास योजनाओं का अंतिम उद्देश्य मानवीय पूंजी निर्माण अथवा मानवीय साधनों का विकास करना है, ताकि दीर्घकाल में, लॉन्ग टर्म में आर्थिक सुधारों, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को सफल बनाया जा सके। देश में पीछे के कुछ सालों में मानवीय साधनों के विकास में प्रेजवर्दी सक्सेस मिला है, जिसकी हम सराहना कर सकते हैं, जिसका पता जनसंख्या संबंधित बेहतर सूचकों, साक्षरता और शिक्षा के स्तर, स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर आदि से पता चलता है। वास्तव में जीने की औसत आयु, साक्षरता दर, जन्म तथा मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर आदि मानवीय विकास के सूचक हैं, इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हैं। मानवीय विकास के इन सूचकों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में मानवीय साधनों के विकास में प्रगति हुई है। इसे अग्रांकित तालिका में दिखाया गया है। तो एक चार्ट है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि भारत में मानवीय विकास के मूल सूचक क्या क्या हैं। जैसे है वर्ष 1951, तो यहाँ जीने की औसत उम्र दिखाई जा रही है 32.1, लिटरेसी परसेंटेज है 18.3, बर्थ रेट प्रति हजार है 39.9 और डेथ रेट वो है प्रति हजार 27.4 और शिशु मृत्यु दर, बच्चों के मरने की दर प्रति हजार जन्म है 146। मतलब 1000 बच्चों से 1000 बच्चों का जन्म होता था तो 146 बच्चे मर जाया करते थे 1951 में। और 1993-94 के मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय उस समय थी 3687 रुपये। अब यही बात ये इसमें तो 61, 71, 81, 1991 और 2001 में दिखाया गया है। मैं सीधे सीधे अब 2001 पर आता हूं तो देखता हूं कि जीने की औसत आयु जो है, एवरेज एज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कहते हैं इसे, ये बढ़कर के हो गया है 63.8 और लिटरेसी का रेट बढ़कर के हो गया है 65.4, जन्म दर प्रति हजार 25.8। मतलब अब थोड़ी सी आबादी में कमी होने वाली बातें हैं, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। मृत्यु दर जो कि 1951 में 27.4 हुआ करती थी प्रति हजार, वो अब घट करके 8.1 हो गई। मतलब हेल्थ फैसिलिटीज में विकास हुआ है। शिशु मृत्यु दर जो 1951 में 146 थी पर 1000, वो अब घट करके 63 पर 1000 हो गई है। और अगर 93-94 के मूल्यों के आधार पर तुलना करें तो प्रति व्यक्ति आय 3687 रुपये से बढ़कर के 10,306 रुपये हो गई है। ये जो डेटा है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमिक सर्वे 96-97 और इकोनॉमिक सर्वे 2002-2003 के बेसिस पर है। तो बच्चों मैं आपसे कहूंगा कि अगली बार जब बजट पेश हो तो उस समय में फिर से आपको यही डेटा कलेक्ट करके देखने की कोशिश करनी चाहिए कि आज के समय में ये स्थिति क्या है, 2001 के बाद आगे के 20 सालों में 2021 में ये स्थिति क्या हो गई है। निश्चित रूप से इसमें सुधार हुआ है, लेकिन क्या जितना सुधार हम चाहते हैं उतना सुधार हो गया है? लिटरेसी रेट में, हेल्थ फैसिलिटीज में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में और बच्चों की मृत्यु दर को कम करने में, है ना। तो इस चार्ट से हम लोग ये देख पाते हैं कि भारत में योजना काल में जीने की औसत आयु, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, लिटरेसी रेट बढ़ी है, बर्थ रेट, डेथ रेट और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, बच्चों की मृत्यु दर में कमी आई है। 93-94 के मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय, इनकम में भी वृद्धि हुई है। आंकड़े इस बात के सूचक हैं कि देश में मानव साधनों के विकास में काफी अच्छी प्रगति हुई है। भारत में शैक्षिक अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित हैं जिसके द्वारा मानवीय पूंजी को एलिमेंट के रूप में डेवलप किया जाता है। तो ये जो यहाँ पर कुछ एक्रोनिम है उसका फुल फॉर्म भी है, ये मैं आप सबको बताना चाहूँगा। जैसे कि यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। ICSSH इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद। मुझे लगता है इसमें AICTE का भी नाम होना चाहिए। अच्छा, बात करते हैं सूचना तकनीक की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आधुनिक युग सूचना तकनीक का युग है। सूचना तकनीक मानव संसाधन को समृद्ध करने की पूंजी है। इसके आधार पर मनुष्य अपने आप को ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि करता है, अपने ज्ञान में, और उसके तकनीक के द्वारा उत्पादन में भी वृद्धि करता है। सूचना तकनीक के कारण ही उत्पादन के क्षेत्र में सीमित पूंजी लगाकर भी मुनाफा बढ़ाने की तरकीब सीखने का मौका मिला है। इस तकनीक के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान के लोगों को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। बिहार जैसे राज्य में भी ग्रामीण स्तर पर सूचना का लाभ लिया जा रहा है। अब जैसे पीछे के साल में जैसे 2020 की बात ही कर रहे हैं, तो उसके बाद से कोरोना की वजह से स्कूल एजुकेशन सिस्टम पर जो असर पड़ा है कि फिजिकल क्लासेज, एक्चुअल क्लासेज कंडक्ट नहीं किए जा रहे थे, तो इस बीच में स्कूलों के द्वारा, प्राइवेट स्कूल्स के द्वारा, कोचिंग के द्वारा, टीचर्स के द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन दे करके इस बार चीज़ की भरपाई करने की कोशिश की गई है। अब स्कूल के बच्चे भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी इंटरनेट का पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करना सीख गए हैं। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं कि शिक्षा के स्तर से प्रबंधन के स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। उत्पादन के समस्त साधनों को जब हम एक जगह एकत्रित कर अच्छे ढंग से प्रयोग करते हैं तो यह कुशल संगठन का परिचायक है। कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति ही कुशल संगठन का नेतृत्व कर सकता है, और बुद्धि की कुशाग्रता प्रशिक्षण से ही प्राप्त होती है। और ये जो चीजें हैं, मतलब अगर हमारे पास में लिमिटेड रिसोर्सेज हों तो वहाँ पर किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? उसके इफेक्टिव यूज करने के लिए वी विल नीड मैनेजमेंट, वी विल नीड क्वालिफाइड मैनेजर्स, ताकि वो लिमिटेड रिसोर्स को अच्छे तरीके से उपयोग करके सीमित साधनों के द्वारा भी असीमित बड़ी से बड़ी सफलताएं हासिल कर सके। तो बच्चों, इस चैप्टर का ये जो लेक्चर सेशन है इसे मैं फिलहाल यहाँ पर रोकता हूँ। इसका बाकी का हिस्सा इस चैप्टर का मैं लेक्चर सेशन 2 में कंटिन्यू करूँगा। और इस चैप्टर का नाम क्या है? मानव एक संसाधन। मानव एक संसाधन। तो जल्दी मिलते हैं इस चैप्टर के लेक्चर सेशन के दूसरे भाग में। आप मेरे चैनल का नाम याद रखना, न्यू एज कोचिंग। इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टेक केयर, फिर मिलते हैं।